कर देते हैं, धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स को रिलेशन वाले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दैट इज thermodynamics of equilibrium। तो जैसा कि हम लोग वहाँ भी बात करी थी, ठीक है। देखो सिमिलर सेंस में थोड़ा बात कर रहा हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आर टी log ऑफ क्यू। और यहाँ पर क्यू को हमने रिएक्शन कोशेंट बोला था, ठीक है। और एक बात बोली थी कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या सिचुएशन होगी कि जो हमारा डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एंड जो क्यू है नॉर्मल रिएक्शन कोशेंट जो है वो क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है। ओके, तो यहाँ से हमने ले ली डेल्टा जी नॉट, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अगर डेल्टा जी जीरो कर दे रहे थे तो -2.303, ठीक है, दैट इज आर टी log ऑफ, यहाँ क्या हो जा रहा था, के इक्विलिब्रियम। ओके, ये एक्सप्रेशन हमने डेल्टा जी नोट का निकाला था। फिर हमने अपना थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करके किया था कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ओके, तो डेल्टा जी की जगह ये वाला एक्सप्रेशन रख दिया था हमने, जो हमने यहाँ से निकाला। तो ये क्या हो जा रहा था, दैट इज -2.303 आर टी log ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ओके, ठीक है। तो यहाँ से log ऑफ के इक्विलिब्रियम डिवाइड करने के बाद ये सारी चीज़ों को डिवाइड जब मार देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो log ऑफ के इक्विलिब्रियम जो निकल कर आया था दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन दैट इज 2.303 आर टी, ठीक है, प्लस डेल टी कट जाएगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, ठीक है। ऐसा कुछ निकल कर आया था। पुरानी बातें चल रही हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने वहाँ ले चुके हैं। और फिर हमने बात करी थी कि दो तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो इस पर एक ग्राफ बनेगा, और ग्राफ दो तरह का होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम अगर ग्राफ बनाए भी, ठीक है, तो ग्राफ जो है वो किसके बीच में है, log ऑफ के इक्विलिब्रियम के बीच में है विद 1/t। तो 1/t मेरा जो है वो ये रहा, ठीक है। तो हमने दो ग्राफ बताए थे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड सेंस में और एक क्या है, डाउनवर्ड सेंस में। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि स्लोप यहाँ पर क्या है, हमारा स्लोप जो है वो है माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, ये हमारा बेसिकली स्लोप है। तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल्टा एच नोट क्या होना पड़ेगा, हमारा निगेटिव, मतलब ये क्या था, हमारा एक्सोथर्मिक के लिए था। और यहाँ क्या होना पड़ेगा, डेल्टा एच नोट को पॉजिटिव, मतलब यहाँ क्या होना पड़ेगा, एंडोथर्मिक वाला सीन था, ठीक है। इस तरह से बताया दो। और ये जो हमारा इंटरसेप्ट दैट इज डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर। ओके, बात क्लियर? यहाँ तो कोई परेशानी किसी भी तरह की? नो सर। ठीक है। नाउ अब अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं दो टेम्परेचर के साथ रिलेट करूं, ठीक है, मतलब दो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर देखना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर की। हमने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर जिस पर क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसे डिपेंड करता है वो बेसिकली हमें निकालना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसे मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम लोग दो टेम्परेचर पर बात करेंगे। पहले तो कर रहे हैं T1 टेम्परेचर पर, log ऑफ इसे क्या बोल देंगे, K1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303
RT1, ये T1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा एस में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। अच्छा ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट है, ठीक है, ये क्या है, assuming delta H naught and delta S naught are independent temperature, independent of temperature, ठीक है, तो जैसे मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो ये नहीं बदलेंगे। ओके, तो ये हो गया एक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और दूसरा log of K2 that is minus of delta H naught upon 2.303 RT2 plus डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। ओके, ये दो इक्वेशन हमारे पास, सेकंड है और एक क्या है, इक्वेशन थर्ड है। सर एक बार जो रेड में लिखा है वो दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। ये म्यूजिक व्यूजिक किसके यहाँ बज रहा है भाई? लिख लिया? अब देखो, इसमें अगर हम इक्वेशन सेकंड में से, इक्वेशन सेकंड में से, ठीक है, क्या कर लें हम लोग यहाँ पर, थर्ड को माइनस, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर लें, मतलब बेटर रहेगा, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट में क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1। राइट में क्या आएगा बताओ जरा, राइट में क्या आएगा, जो जीरो कैसे हो जाएगा बेटा, T1 T2 है, कैसे जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस वाला फैक्टर तो कटेगा ना, ये वाला है तो कटेगा, क्योंकि इसमें कोई टेम्परेचर नहीं है, बट वो नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में क्या है, 2.303 RT2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ 2.303 RT1, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर log x माइनस log y क्या होता है, log ऑफ x अपॉन वाई, K2 ऊपर आ जाएगा, K1 नीचे आ जाएगा, मतलब T2 टेम्परेचर पे जो है वो K2 है, T1 टेम्परेचर पे क्या है, K1 है, इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मुझे ये चीज़ लेना हो, मैं बाहर रखता हूँ डेल्टा एच नोट को पॉजिटिव में, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर नीचे कॉमन क्या है, 2.303 आर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं 1/T1 माइनस 1/T2। देखो एक बार चेक करके जरा सही है कि नहीं सही है, यही आ रहा है क्या? यस सर, यही आ रहा है। K1 K2 के साथ रिलेशन, मतलब K1 K2 का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, बट इसमें डेल्टा एच भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसे बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन, वेंट ऑफ इक्वेशन, क्लियर। तो जैसे टेम्परेचर बदलेंगे तो यहाँ K2 जो है वो बदलेगा, क्योंकि T1 T2 जब रखेंगे टेम्परेचर के हिसाब से वो निकल कर आएगा। ओके, ठीक है, तो इस इक्वेशन में बेसिकली डेल्टा एच पर भी तो डिपेंड करेगा ना, मतलब इस इक्वेशन में क्या है, डेल्टा एच भी है, और डेल्टा एच कैसे डिपेंड करता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो मैं दो केस ले रहा हूँ, दैट इज मेरा एक केस 1 है और एक केस 2 है। केस 1 जो है वो मेरा है एंडोथर्मिक को लेकर, एंडोथर्मिक, ठीक है, एक मिनट, हेलो हेलो, क्या एडमिन, अच्छा ठीक है। सर आप एक बार ये डेरिवेशन फिर से बता सकते
कौन सा वाला? सर ये लॉग वाला कहाँ से आया, मतलब एक बार ऊपर से देखो, ऊपर से। अब मैंने डेल्टा जी का फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर बात चल रही है तो डेल्टा जी 0 कर दिया गया है। और बस ये वाला, ये इक्वेशन मैंने थर्मोडायनेमिक्स से उठाया है, इसको बराबर किया तो ये लॉग यहाँ से इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि डेल्टा जी नॉट में लॉग था, तो वहाँ से लेफ्ट में लॉग आया ही, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ओके सर। ठीक है, अब देखो एंडोथर्मिक की अगर मैं बात करूँ तो एंडोथर्मिक में क्या बात होगी कि हमारा डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मेरा डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होगा, नीचे क्या है 2.303, वो तो पॉजिटिव है ही, आर पॉजिटिव है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बताओ क्या होना चाहिए? अगर मेरा T2 T1 से ज़्यादा होगा तो बताओ K1 K2 में क्या रिलेशन आएगा? अगर मेरा डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है तो मैथमेटिक्स बोलो। सर ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, मतलब कहने का मतलब T2 के बढ़ाने से, T2 के बढ़ाने से क्या होगा, ये टर्म कम हो जाएगा, टर्म दिख रहा है ना, ये जो टर्म्स है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। माइनस वाला टर्म जितना छोटा हो उतना बेटर होता है ना, उतना वैल्यू बढ़ती है। ये माइनस वाला टर्म है ना 1/T2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा T2 जो है T1 से ज़्यादा होगा, देन उस वाले केस में K2 जो होगा क्या होगा, K1 से ज़्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरा K बढ़ेगा। एंडोथर्मिक में सुनो बात, ध्यान से सुनो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के बढ़ेगा। के बढ़ने का क्या मतलब है, के कब बढ़ता है, के होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। के कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? के बढ़ाया मतलब रिएक्शन कहाँ गई है, के अगर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ गई है हमारी, फॉरवर्ड। और देखो टेम्परेचर अगर घटाता हूँ मैं, ठीक है, एंडोथर्मिक में, तो के भी घटेगा। के घटेगा कब, जब कब जाएगी, बैकवर्ड में रिएक्शन जाएगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, केस 2 की बात करो, केस 2 किसके लिए है हमारा, एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच हमारा क्या है, निगेटिव। अगर डेल्टा एच नॉट निगेटिव होगा देन उस वाले केस में एक्सोथर्मिक में ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बेसिकली क्या है, निगेटिव में बढ़ जाएगा। तो निगेटिव में बढ़ना तो खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि T2 अगर T1 से ज़्यादा होगा तो देन उस वाले केस में क्या होगा, उल्टा K1 K2 से ज़्यादा होगा। क्लियर है? और तुम ऐसा भी समझो ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो खुद हीट दे रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो खुद हीट रिलीज हो ही रही है। तुम हीट अगर दोगे उसको तो वो तो बुरा मान जाएगी ना, रिएक्शन बुरा मान के कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो उससे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। कम मतलब कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। और अगर तुम टेम्परेचर कम करोगे तो उसके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसको हीट चाहिए नहीं ना, तो उस वाले केस में रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो एक बार जरा, सर आप एक्सोथर्मिक वाला केस एक बार फिर से बता देंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव होता है, उस एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना, क्वांटम इक्वेशन, उसमें अगर डेल्टा एच को निगेटिव रख दूंगा मैं, ठीक है, तो अगर T2 मेरा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उससे क्या है, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये तो निगेटिव होगी, तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा आएगी।
अगर T2 ज़्यादा होगा तो माइनस वाला टर्म कम हो जाएगा ना, कि देखो T2 कहाँ है, माइनस वाले टर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला टर्म कम हो जाएगा और ये ओवरऑल भी माइनस है, ठीक है। तो बेसिकली ये टर्म जो ओवरऑल माइनस वाला टर्म है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से लॉग में निगेटिव आ जाएगा। लॉग में निगेटिव कब आता है बताओ? लॉग में निगेटिव तब आता है जब डिनोमिनेटर बड़ा हो एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, ये तो पता है ना। लॉग यस निगेटिव सर। का मतलब तो यही होता है ना। तो मेरा अगर ये वैल्यू पूरा निगेटिव आया है, अगर ये वैल्यू पूरा निगेटिव आया है, इसका मतलब K1 बड़ा है एज कम्पेयर टू K2, क्योंकि डेल्टा एच के वजह से निगेटिव आया ना, एक्सोथर्मी में डेल्टा एच निगेटिव होता है। ओके सर। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको ये वाली बात? थर्मोडायनेमिक्स कोरिलेशन को मैंने दोबारा लिया है यहाँ पर, थोड़ा सा बस मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेफरेंस में चीज़ों को बढ़ाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं टेम्परेचर को रिलेट कराना था मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, कि बढ़ना घटना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के रेफरेंस में। ओके, क्लियर है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और ऐड ऑन करते हैं इसमें, जो पहले बात नहीं हुई थी, ठीक है। मेरा वो पहला वाला इक्वेशन जो हमने लॉग वाला इक्वेशन लिखा था स्टार्टिंग में, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी प्लस में डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, ये वाली इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी, ठीक है। ये कहाँ है, इक्वेशन 1 जिसे बोला था मैंने, ये वाला, ठीक है। ये इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इस वाला टर्म जो सेकंड वाला टर्म था, इसको मैं एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसको लिख दे रहा हूँ मैं लॉग ऑफ ए, क्या लिख दे रहा हूँ इसको, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर को क्या ले रहा हूँ मैं, लॉग ऑफ ए। और मेरा जो ए है, ए जो इंट्रोड्यूस किया है, इसे बोलते हैं अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस कांस्टेंट, ठीक है। तो इस अरेनियस कांस्टेंट के रेफरेंस में अगर इस इक्वेशन को आगे लिखूं तो log ऑफ k इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, log ऑफ a, आगे की तरफ लिख देता हूँ इसको, माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। क्लियर है, मतलब log ऑफ a अगर लिख दिया उसको तो दिस माइनस डेल्टा एच अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है। अगर मुझे इसे ln में लिखना हो, मतलब ये तो मैंने log में लिख लिया, ठीक है, और अगर इसे मुझे ln में लिखना हो तो ln में क्या हो जाएगा, ln k, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा ln a, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ln में बदलने के लिए क्या कर देंगे, log में मल्टीप्लाई डिवाइड वाला चीज़ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ln में a और माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नोट नीचे से हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आर टी आ जाएगा सिर्फ। समझ पा रहे हो, सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 का सब में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये तो ln बन गए, ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, क्लियर है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। ओके, कोई परेशानी इसमें लॉग से ln बदलने में, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से लॉग हटा के लिखा, अरेनियस इक्वेशन बेसिकली हमारी ये यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको वहाँ पर ले आऊँ, इसको क्या ले आऊँ, लेफ्ट में ले आऊँ, तो लेफ्ट में अगर ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ln में k बाय a हो जाएगा, इसी का इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी। अगर ln a को लेफ्ट में ले आऊँ तो वो क्या आ जाएगा, डिनोमीटर में आ जाएगा। तो मेरा k क्या जाएगा, k क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इजिकल टू क्या हो जाएगा, a उधर ले जाता हूँ, e की पावर में क्या जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी, ठीक है। तो ऊपर वाले को इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये जो k है हमारा, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। ओके, ध्यान से देखो जरा इसको,
ओपी की वैल्यू दी है 10, थीटा की वैल्यू दी है tan इनवर्स 0.5। हमसे पूछा है फाइंड डेल्टा एच नॉट एंड अरेनियस कांस्टेंट। ग्राफ तुम्हें पता है कि ग्राफ किसके ऊपर है, इसी इक्वेशन के ऊपर है। बताओ। तो डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली 9.57 आ रहा है। आर के टर्म में बता दो, आर के टर्म में। आर के टर्म में सर अभी बता रहा हूँ। सर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव 1.5 सर 1.51 आर 1.15 आर आ रहा है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आएगा, एक बार चेक करो। तो पॉजिटिव में आ रहा है डेल्टा एच 1.5 आर। क्योंकि स्लोप ही यहाँ पर क्या है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव है। हो गया। हाँ तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ना फिर। और सर ए आ रहा है 10 की पावर 10। है ये ए जो आ रहा है 10 की पावर 10। 10 की पावर 10, हाँ लोग में है। देखो इस इक्वेशन में अगर हम बात करें, इस इक्वेशन पर अगर ग्राफ बना हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा y हो गया, और ये क्या है c माइनस एम एक्स, ये तो हो गया ना प्लस, और एम एक्स यहाँ क्या है 1/t x है हमारा, तो बाकी क्या हो गया हमारा स्लोप। तो स्लोप हमारा क्या है यहाँ पर, स्लोप है क्या यहाँ पर, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r, यही है, यही तो स्लोप है। और स्लोप क्या है हमारा, यहाँ पर थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा 0.5, और स्लोप क्या होगा निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.5, तो माइनस माइनस क्या है कट जाएगा, तो डेल्टा एच नॉट कितना हो जाएगा है। ये सर ए में प्रॉब्लम आ रही है बस, ये डेल्टा एच का। तो एक ये तो देखो इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट यहाँ क्या है log ऑफ ए, ये तो इंटरसेप्ट है, और कितना दे रखा है ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 2.303 r इंटू 0.5, ये क्या हो गया मेरा डेल्टा एच हो गया। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है ये क्या है हमारा log ऑफ ए के बराबर है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये क्या OP के बराबर, और OP क्या है हमारा 10, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 10 की पावर 10, क्योंकि log बेस 10 वाला है। क्लियर। यस सर। ओके ना, ये सारी बात हो गई दैट इज थर्मोडायनेमिक कोरिलेशन रिलेटेड। इसमें कोई जहाँ तक कि कोई कहानी किसी चीज़ में डाउट वाली बात हो तो बात की जाए। तो हमने log ए अज्यूम क्यों करा, log मतलब log ए डेल्टा एच को अपन में
वो अज्यूम क्यों करा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि एक अरेनियस एक्चुअली एनालॉजी है, ठीक है। मतलब ये मैंने थोड़ा सा रिलेशन जो है वो काइनेटिक्स के साथ वो किया है। ये अरेनियस कांस्टेंट का जो इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है, वो काइनेटिक्स में आता है। तो एक कांस्टेंट लेकर मतलब वो लिया है, मतलब अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली यहाँ से निकाली जाती है साहब। जो कांस्टेंट लिया गया है ना अरेनियस कांस्टेंट, वो यहीं से लिया गया है। मैंने अपने मन मर्जी एज्यूम नहीं किया, अरेनियस ने डिफाइन कांस्टेंट ऐसा किया है, ठीक है। क्लियर है? मतलब ये इंटरकनेक्टिविटी है एक, मतलब मैं अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रिलेट किया था इक्विलिब्रियम के साथ, ठीक है। तो ये एक इंटरकनेक्टिविटी है कि कहीं ना कहीं अरेनियस कांस्टेंट का जो डिस्कशन है, जो आगे जाके 12th में जाके केमिकल काइनेटिक्स में आता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन मेरे यहाँ से रहता है। ओके, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए वो चीज़ मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। कभी कभी जब जेई मेन में हो सकता है इस वाले में अपने ना आए, ठीक है, बट इस पे क्वेश्चन भिड़ जाते हैं, तो वहाँ पर समझ में नहीं आता कि कौन सा इक्वेशन क्या यूज़ किया जाए। ओके ना, अब हमारी लास्ट चीज़ जिसके बारे में बात करनी है हमें, दैट इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ओके, तो ये सेकंड हाफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो बैठता है, ठीक है, जो कि डिस्कशन इसका इतना बड़ा नहीं है, बट इस पर सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो है वो एक ऐसा सेगमेंट है, ठीक है, जिसका यूज़ जो है वो अदर रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा है, मतलब अदर केमिस्ट्री में, मतलब इनऑर्गेनिक में ले लो, ऑर्गेनिक में ले लो, एक्सप्लेनेशन में बहुत हेल्प करता है वो, मतलब ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। देखो, ली चैटेलियर प्रिंसिपल बेसिकली है क्या? जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करी है, ठीक है, हमने रिएक्शन को छोड़ दिया, वो अपने आप रिएक्ट किया, और एक ऐसा मोमेंट आ गया जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो गया है, कांस्टेंट हो, मतलब बराबर हो गया है, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, और उस पॉइंट पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। क्लियर है? उस पॉइंट पर क्या आएगा? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा, ठीक है, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए, मतलब एक रिएक्शन के लिए वो कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो तुम उस इक्विलिब्रियम में अगर छेड़छाड़ करते हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, उसके बाद अगर तुम छेड़छाड़ करते हो, तो उस छेड़छाड़ को वो रिएक्शन रिएक्शन मतलब वो इक्विलिब्रियम सेटअप जो है, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो छेड़छाड़ की वजह से जो इफेक्ट आया था उसको वो क्या कर दे? नलीफाई कर दे, ठीक है। मतलब रिएक्शन अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है जिससे कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिया है, वैसा ही लिया है जैसा कि पहले लाया था, मतलब पहला वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट है टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज, ठीक है, वो बेसिकली ली चैटेलियर प्रिंसिपल में डिस्कस होता है। ओके, तो मैं यहाँ स्टेटमेंट भी लिखवाता हूँ कि इफ अ चेंज इज अप्लाइड, if a change is applied to the system at equilibrium, then equilibrium will shift in that direction in which the effect of change can be nullified and equilibrium establish again under new condition।
ठीक है। तो ऐसा ही कुछ, ऐसा तुम समझो कि इक्विलिब्रियम के पास एक रिवर्स मैकेनिज्म है, ठीक है, कि इसके साथ अगर वो छेड़छाड़ करता है तो ये अपने आप को रिगेन कर लेता है, ठीक है। इसलिए अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम पर ये डिस्टरबेंस किया, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होगा। इक्विलिब्रियम पर अगर कुछ भी डिस्टर्ब करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है, तो फाइनल इफेक्ट नहीं आता है। मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो डिस्कस ही करते हैं, फिर साथ साथ कंटिन्यू बात करेंगे। फर्स्ट चीज लिखो, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सर हम अच्छे खासे इक्विलिब्रियम को पहली बार छेड़े क्यों कर रहे हैं? नहीं, अच्छे घास से इक्विलिब्रियम को हमें अपने बेनिफिट के लिए छेड़ेंगे ना, बेटे को बताता हूँ मैं। अभी मैं बताता हूँ मैं कि अगर दो कंपोनेंट बन सकते हैं रिएक्शन में, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ A प्लस B है, ये क्या बना रहा है, C प्लस D, C प्लस D बन रहा है, क्लियर है, ठीक है। और ये सब मतलब गैस कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और ये भी गैस है, ओके। और कुछ कुछ अमाउंट है जो कि इनका इस्टेब्लिश हुआ है इक्विलिब्रियम पर। तो तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका, C अपॉन C इंटू डी अपॉन C इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा, A इंटू बी, ओके। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखने रहे, इधर ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम सेटअप है, ठीक है, ए और बी भी है, सी और डी भी है, ठीक है। मैंने क्या किया, जो सी है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्या कर दिया मैंने, सी को रिमूव कर दिया, क्लियर है, दैट इज अ रिमूवल ऑफ सी। मतलब सी को पूरा रिमूव नहीं किया मैंने, सी का कुछ पार्ट जो है ना रिएक्शन के दौरान ही, रिएक्शन के दौरान जो है मैंने क्या कर लिया, सी का कुछ पार्ट निकाल लिया। मान लो सी के 10 मोल बने थे, मैंने 6 मोल निकाल लिए, समझ पा रहे हो, सी के 6 मोल निकाल दिए, मतलब सी को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे सी कम होगा, ध्यान से देखना जरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखो क्या है, जैसे ही सी कम होगा, सी कम हुआ यहाँ पर, तो सी कम होने से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा, समझ लो ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सी कहाँ है, न्यूमरेटर में है। अगर सी कम कर दिया है मैंने, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया, तो कम हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम इस तरह से एडजस्ट करेगा जिससे कि वो वापस से क्या ला सके, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ला सके। तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, जब रिएक्शन वो आगे लेके जाएगा, समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, रिएक्शन आगे जाएगी जब तो जाके न्यूमरेटर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब जब रिएक्शन आगे जाएगी तो क्या होगा, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, सी तो हमने कम किया है, ठीक है। और जब रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्शन आगे जाएगी तो दैट मीन्स डी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस दौरान क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। मतलब यहाँ पर क्या है, डी जो है वो बनेगा, रिएक्शन कहाँ गई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, सी जब मैंने रिमूव किया तो रिएक्शन आगे जाके उसको कंपनसेट करेगी, आगे जाके कंपनसेट करेगी तो डी मेरा बढ़ जाएगा, डी पहले से बढ़ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, दैट इज रिमूवल ऑफ बी। मैंने क्या किया, बी का कुछ पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने बी को रिमूव किया है, ठीक है, तो देखो बी तो कम कर दिया मैंने यहाँ पर, तो रिएक्शन में क्या होगा, बी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। बी कम होगा मतलब डिनोमिनेटर जो है वो कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो उससे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूरा का पूरा क्या होगा,
बढ़ने लगेगा, वो अपने एक सेटल कंडीशन से ऊपर चला जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिगड़ जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए क्या होगा, उसको कम करने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया, उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, न्यूमरेटर को घटाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कौन है, नीचे ए और बी है, तो ए बी को कैसे बढ़ाएंगे, ए बी को कैसे बढ़ाएंगे, पीछे आकर, रिएक्शन में क्या होगे, पीछे आएंगे। तो दैट मीन्स पीछे आकर क्या होगा, ए जो है वो बढ़ जाएगा और सी और डी क्या होंगे, घट जाएंगे। रिएक्शन क्या गई है यहाँ पर, बैकवर्ड में गई है। बैकवर्ड में क्यों गई है, क्योंकि उसे वापस से क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वापस रिटेन करना है, मतलब उसी वैल्यू पे लाना है। समझ में आई कि नहीं आई बात। अगला केस लेता हूं यहाँ पर थर्ड, दैट इज एडिशन, एडिशन ऑफ ए, मतलब मैं रिएक्टेंट को बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, सर ऐसा नहीं है कि दोनों को साइमल्टेनियसली छेड़ दिया, नहीं, मतलब एक को दोनों, कम कर रहे हैं, एक को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम पर्पसफुली कर रहे हैं ना ये चीज। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने पहली वाली रिएक्शन में सी को इसलिए छेड़ा था, ठीक है, ताकि मैं डी ज्यादा बनवा सकूं, समझ पा रहे हो, सी को मैंने इसलिए निकाल दिया ताकि रिएक्शन आगे आएगी, रिएक्शन आगे आएगी तो डी को और ज्यादा बना देगी, समझे। समझे कि नहीं समझे। देखो इसका एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से साइड में देखना। एक रिएक्शन होती है मेरी Ag2S के साथ, ठीक है, एक रिएक्शन होती है साइनाइड को लेकर, ठीक है, मतलब 2CN माइनस करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज AgCN होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे करके प्लस, और साथ में बनता है सल्फाइड। अच्छा, ये रिएक्शन जो होती है ना, वो क्या होती है मेरी, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम। अब मुझे चाहिए कि मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये जो कंपाउंड है, ये पूरा जो कंपाउंड है, मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर जो है मेरा राइट साइड में आ पाए। तो मेरे साथ में सेकेंडरी कंपोनेंट क्या है, सल्फाइड। तो मैं क्या करता हूँ, सल्फाइड को दूसरे रास्ते पर ले जाता हूँ, सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता हूँ, SO2 बना के उड़ा देता हूँ। तो जब SO2 बन के उड़ जाएगा तो मतलब वो इस रिएक्शन मीडियम में रहेगा ही नहीं, वो उड़ जाएगा। तो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन कंपनसेट करने के लिए कहाँ आएगी, आगे आएगी, आगे मतलब फॉरवर्ड में आएगी। जैसे ही फॉरवर्ड में आएगी तो ये वाला कंपाउंड जो है और बनेगा। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके सर, ठीक है। तो हमने क्यों किया, पर्पसफुली किया, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को ज्यादा बनवाना है, हमारा इंटरेस्ट है ये, ठीक है। जो हम इक्विलिब्रियम के साथ खेल रहे हैं, एक को छेड़ रहे हैं, एक को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस किस को छेड़ने से क्या क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो, जैसे मैं ए को डाल रहा हूँ, ए को मैंने क्या किया है, इसमें ऐड किया है, ए कंपोनेंट जो कि कहाँ पर है, रिएक्टेंट में है। अगर ए को ऐड किया है तो रिएक्शन क्या होगी, ए को ऐड किया तो ए को कम करेगी ना रिएक्शन, क्योंकि ए के ऐड करने से रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिगड़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि रिएक्टेंट को कम करा जाए, ठीक है। तो ए को मैंने ऐड किया है, तो ए तो क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। रिएक्शन जब पीछे जाएगी, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगी आगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगी तो बी को कम कर देगी और सी और डी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्लियर। रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो सी और डी बढ़ जाएगा और बी कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और लास्ट अगर मैं बात करूं, मैं प्रोडक्ट में कोई कंपोनेंट को बढ़ाता हूं, ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ डी। जैसे डी जो है हमारा वो प्रोडक्ट है, अगर मैं प्रोडक्ट को बढ़ा रहा हूँ तो प्रोडक्ट के बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ठीक है, प्रोडक्ट अमाउंट बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन उसको कम करने के लिए कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक है। तो पीछे जाएगी, दैट मीन्स ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन वाला सीन होगा। तो जब पीछे आएगी तो क्या होगा, डी तो हमने बढ़ाया था,
डी तो बढ़ा हुआ था, ठीक है। जब पीछे जाएगी रिएक्शन तो सी क्या होगा, घट जाएगा, उसकी वजह से ए और बी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये रिएक्शन क्या हुई है यहाँ पर, बैकवर्ड। ध्यान से देखो जरा, इसको एक बार ध्यान से देखो क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें कुछ नहीं समझ में आ रही तो मुझसे भी पूछ लो, ठीक है। कुछ भी ऐसा है इसमें जो तुम्हें लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा अभी पूछ लो। सर अगर हमें ऐसा केस चाहिए जिसमें मतलब एक प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट में वो हमें पूरा खत्म करना है, और जो प्रोडक्ट साइड नहीं 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 सॉरी, जो रिएक्टेंट साइड है दो उनमें से एक पूरा ये कंप्लीटली फिनिश करना है, और प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए हमें। नहीं, पूरा खत्म नहीं हो पाता है। इक्विलिब्रियम इस तरह से एडजस्ट करता है कि पूरा खत्म वाली चीज़ तो नहीं कर पाता, जीरो नहीं कर पाएगा ना। एक रेशियो में बेसिकली आगे जाता है ना, इस तरह से एडजस्ट करता है। तुम ये समझो ना, जैसे मैं बोलूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेम लाना है, ठीक है, तो सेम लाने में वो वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करता है जिससे कि रेशियो सेम हो जाए। समझ रहे हो? जीरो अगर कहीं भी कर देगा ना, तुम समझ रहे हो ना, यहाँ जीरो अगर कहीं भी आ गया तो मसला खराब कर देगा ना। सर ऐसे केसेस बन सकते हैं लाइक एक ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है बट हम ऐसे चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन उसमें डालें जिससे कि वो फिर से वही बन जाए, फिर से क्या बन जाए? लाइक ऑलरेडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, हाँ, तो हम उसमें लाइक CO2 का लाइक छेड़छाड़ करना चाहते हैं बट हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन चाहते हैं उसकी, तो ना उसके ना, अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से कंसंट्रेशन आएगी, अपने हिसाब से नहीं। जो भी वैल्यू रहेगी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से आएगी, हमारे हिसाब से नहीं आ पाएगी। तो समझ ऐसे केसेस नहीं हो सकते जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो। अमाउंट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अमाउंट बढ़ा सकते हैं बट अमाउंट कितना चाहिए, चाहिए मतलब तुम समझ रहे हो, आप तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिपेंड करो ना। रेशो समझो, तुम रेशो में एक बात समझो, 8/4 भी क्या होता है, 2 होता है। 16/8 भी 2 ही होता है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके सर। तो रेशियो 2 है तो कंसंट्रेशन तो अलग अलग वैल्यू पर है ना, ठीक है। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से रेशियो लाकर ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो है सॉलिड कंपोनेंट के लिए नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड कंपोनेंट आएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ लिख लेना कि एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉलिड कंपोनेंट does not affect equilibrium. ठीक है, तो रिएक्टेंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन आगे जाती है, रिएक्टेंट को कम करते हैं तो रिएक्शन, देखो इधर सुनो, ध्यान से सुनो, कैसे याद रखना है। रिएक्टेंट अगर मैंने बढ़ाया, रिएक्टेंट अगर बढ़ गया है तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस बढ़ी हुई चीज को नलीफाई करेगा। तो नलीफाई कैसे करेगा, रिएक्टेंट साइड में अगर बढ़ा है तो उसको नलीफाई कैसे करेगा, प्रोडक्ट में लेके जाकर, प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड में लेके जाएगा रिएक्शन को। अगर रिएक्टेंट मेरा कम हो गया है तो उसको कम को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, मतलब बढ़ाएगा ना उसको। तो बढ़ाने के लिए क्या आना पड़ेगा, उस रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा, पीछे आएगा दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर कुछ कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट में कुछ चीज़ बढ़ी हुई है, एक्स्ट्रा ऐड करी है, तो उसको कम करने के लिए क्या जाना पड़ेगा, पीछे, दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आ गई बात ये? यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने एरो से भी इसलिए दिखाया कि किसके कम होने से कौन ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। सिंपल टर्म्स सर में जैसे सॉलिड सॉलिड ही है इक्विलिब्रियम में बट वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हम गैस ऐड
सॉलिड वो गैस वाला सॉलिड चीज, बनेगा या नहीं? हाँ गैस, हाँ वो बढ़ जाएगा बट वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता, तो फिर मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो बढ़ेगा ही वो तो, बट तो उसके सर सॉलिड में मतलब छेड़छाड़, इक्विलिब्रियम में आता है। सॉलिड में छेड़छाड़ करने से नहीं आएगा, मतलब वो गैस में छेड़छाड़ करी है तुमने, जो तुमने छेड़छाड़ करी है वो गैस में करी है, वो उस कंपोनेंट के साथ करी है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आता है। ओके। ये लिख लेना साथ में जो मैंने अभी बात बोली है। देखो एक बार इसमें क्वेश्चन जो है CTS क्वेश्चन नंबर 15 देखना। फिफ्टीन देखो। क्या आंसर आ रहा है 15 में? सर सी। तो ये सी तुम, यू सी। हाँ तुम्हें पता है ना कॉपर जो है वो क्या होगा, सॉलिड में होगा। ये सब तो क्या आयंस है, आयंस किस में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, और एक्वस वाले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होते हैं। मतलब अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखूँ इस वाली रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, Fe+3 का स्क्वायर अपॉन कॉपर +2 का पावर 1 एंड Fe+2 का पावर 2, ये आएगा। इसमें कॉपर है ही नहीं, तो इसके ऐड होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना? इसमें दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। पहला फैक्टर क्या था हमारा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, नाउ सेकंड, that is effect of volume. Second factor is effect of volume. अब ध्यान से समझने रहे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम वाली चीज को। कहने का मतलब ये रहता है कि रिएक्शन में कभी भी अगर हम वॉल्यूम को छेड़ते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन उस तरह से एडजस्ट करती है, ठीक है,
जैसे मेरी PCl5 है, PCl5 जो है वो गैस है, ठीक है, और ये जा रहा है PCl3 गैस में और प्लस Cl2 गैस में। तुम अगर ध्यान से देखो प्रोडक्ट में 2 लोग हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में कितने लोग हैं, 1 है। तो मोलिक्यूल्स कहाँ पर ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट होता है वॉल्यूम का वो ये होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ाया गया है, वॉल्यूम बढ़ाया गया है मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या है, बढ़ा हुआ है, तो रिएक्शन इस तरह से एडजस्ट करती है सो दैट के रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट कर जाए जिस साइड पर उसके ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेंगे तो वो कंपनसेट कर पाएंगे उस बढ़े हुए वॉल्यूम को, ठीक है। शब्दों में अगर मैं लिखूं, ठीक है, दैट इज इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, if volume is increased then reaction will shift, in that direction where number of gaseous moles are more, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन में बात करूं, ठीक है, ये रिएक्शन दिख रही है आप लोगों को, रिएक्टेंट में क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, प्रोडक्ट में क्या है, 2 है। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, इफ वॉल्यूम क्या होगा मेरा, ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहाँ पर मोल्स ज़्यादा हैं, तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम कम करूँगा तो वॉल्यूम कम में रिएक्शन इस तरह से अपने आप को शिफ्ट करेगी जिससे कि कम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट हो, मतलब कम कंपोनेंट जहाँ पर होंगे, तो उस दौरान क्या होगी, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। क्लियर, समझ में आई बात की नहीं, बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं, वॉल्यूम वाली, यस सर, यस ठीक है। सर। तो ये जो Yes, sir. रिएक्शन है मेरे सामने, अगर मैं इसमें वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो बताओ किस साइड पर जाएगी रिएक्शन, और वॉल्यूम कम कर रहा हूँ तो किस साइड पर जाएगी रिएक्शन, बढ़ाने पे बैकवर्ड जाएगी और घटाने पे फॉरवर्ड। यस सर। और लोग आंसर करो जरा। दोनों रिएक्शन बताओ। वॉल्यूम बढ़ाने पे पहले वाले में क्या होगा, देखो रिएक्टेंट में क्या है, 4 लोग हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 लोग। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा लोगों की तरफ रिएक्शन शिफ्ट करेगी, तो मतलब कहाँ शिफ्ट करेगी, वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड में शिफ्ट करेगी। अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ लोग कम हैं,
तो लोग कम कहाँ है, प्रोडक्ट में कम है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ। क्लियर है? सेकंड में बताओ जरा, सेकंड में सेकंड वाले केस में बताओ। नो इफेक्ट। हाँ, तो ध्यान रखना है कि जब डेल्टा एन जी क्या हो, जीरो हो, तो देन उस वाले केस में हमारा वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि किधर भी ज़्यादा और कम नहीं है ना। ये रिएक्शन इस तरह से तो शिफ्ट करती है कि ज़्यादा और कम वाली चीज़ में हो। यहाँ पर तो लोग ही बराबर हैं। ओके, ठीक है। नाउ थर्ड फैक्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड ही है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। क्लियर है? प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम डिपेंडेंट फैक्टर है प्रेशर, ठीक है। बट अगर डेल्टा एन जी अगर क्या हो जाए, डेल्टा एन जी अगर क्या हो जाए, ज़ीरो, देन फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, देन नो इफेक्ट। और एक फेमस रिएक्शन जो हैबर प्रोसेस है, दैट इज N2 अमोनिया का प्रिपरेशन, N2 + 3H2 गैस और 2NH3। मुझे एक बात बताओ, मुझे अमोनिया ज़्यादा बनाना है तो मुझे प्रेशर के साथ क्या करना चाहिए बताओ। मुझे इस रिएक्शन में फॉर सर घटाना चाहिए आपको प्रेशर। प्रेशर घटाना चाहिए या अमोनिया ज़्यादा बनाना है, बढ़ाना चाहिए प्रेशर। फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। मुझे अमोनिया ज़्यादा बनाना है, तो मतलब ये रिएक्शन क्या रखनी है, फॉरवर्डेड रखनी है, तभी तो रिएक्शन तो प्रोडक्ट में तो अमोनिया है, अमोनिया प्रोडक्ट में, रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड जाएगी उतना अमोनिया बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, तभी हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो मतलब ये हैबर प्रोसेस है, ठीक है, हैबर प्रोसेस में हमारा प्रेशर ज़्यादा लेना होता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके सर। फोर्थ factor, that is effect of inert gas addition, effect of inert gas addition। inert gas जब ऐड करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ठीक है। अब देखो, इनर्ट गैस दो कंडीशन में ऐड की जा सकती है, ठीक है। एक कंडीशन है कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर एडिशन हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, रिजिड कंटेनर। अगर वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो इधर उधर नहीं जा पाएगा, मतलब ये तो यही हो गया ना, कांस्टेंट अगर वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर का इफेक्ट भी तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही था ना, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो दैट मीन्स उस केस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर तुम इनर्ट गैस क्या होती है, जो रिएक्शन में तो इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, बट ये है कि कंटेनर में आकर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। बट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम में छेड़छाड़ हुई नहीं है और इनर्ट गैस मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी नहीं, तो दैट मीन्स कोई छेड़छाड़ इक्विलिब्रियम के साथ नहीं होगी। बट अगर ये काम क्या हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है,
क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। तो एक बात बताओ, अगर तुम कोई गैस ऐड कर रहे हो, ठीक है, कोई गैस क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, वो कौन सी गैस है, इनर्ट गैस है, और तुम्हें क्या रखना है, प्रेशर को मेंटेन रखना है। तो गैस अगर ऐड होती जाएगी और वॉल्यूम अगर तुमने कांस्टेंट रखा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ऐड कर रहे हो तो वॉल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा ना। तो अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो इनर्ट गैस के आने के साथ साथ तुम्हें वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट के प्रेशर ना बढ़े। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि इनर्ट गैस रेगुलरली आ रही है, ठीक है, मान लो ऐसा समझ लो ना, घर के अंदर लोग आते जा रहे हैं, और घर के अंदर अगर तुम्हें कंजेशन नहीं क्रिएट कराना है तो आपको घर की वॉल को बढ़ाना पड़ेगा बाहर की तरफ। दैट मीन्स क्या बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम तभी मेंटेन हो सकता, कांस्टेंट प्रेशर तभी मेंटेन हो सकता है जब इनर्ट गैस के आने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो देन फिर रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ inert gas added, then to maintain constant pressure, volume increases and reaction, अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, जहाँ लोग ज़्यादा हैं, टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। कहने का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इनर्ट गैस ऐड होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रिएक्शन मोर वॉल्यूम तरफ शिफ्ट करेगी, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पर कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है, और कैटलिस्ट की बात तो हमने शुरू में ही करी थी कि कैटलिस्ट तो वैसे इक्विलिब्रियम को छेड़ता भी नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं छेड़ता ना। बात हुई थी कि नहीं हुई थी स्टार्टिंग में? अगर कोई पूछे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में कैटलिस्ट नहीं छेड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है, वो जल्दी अचीव करा देता है, ठीक है, बट जो वैल्यूज पर सेटल होता है उसी पर होता है वो, ठीक है, दैट इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ओनली टाइम taken to achieve equilibrium will be less. Okay, ठीक है, यस सर, यहाँ तक बात क्लियर है? तो लीचे टेलर की मतलब मेन जो पॉइंट फैक्टर्स हैं वो बेसिकली यही हैं, ठीक है। अब ये होता है कि एप्लीकेशन पार्ट एक इसका रहता है, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट ले लें अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर लीचे टेलर पूरा हो जाएगा यहाँ पर ख़त्म। बोलो, हैं एप्लीकेशन पार्ट ले लिया जाए लीचे टेलर का, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा पार्ट नहीं है, छोटा सा ही पार्ट है, बस एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि पॉइंट तो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ली चटेलियर प्रिंसिपल,
अब एक तो मैंने हैबर प्रोसेस ऊपर थोड़ा आइडिया दे दिया था तुम्हें कि हैबर प्रोसेस में हमें क्या चाहिए था, प्रेशर ज़्यादा चाहिए था। तो मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर ले रहा हूँ। प्रेशर, टेम्परेचर, सब। हैबर प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, अमोनिया का जो प्रोडक्शन है, रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह से है कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। अब इसका जो डेल्टा H होता है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि डेल्टा H इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। तो देखो तुम्हें पता है कि एक्सोथर्मिक को टेम्परेचर नहीं पसंद, ये तो पता है ना। एक्सोथर्मिक को टेम्परेचर नहीं पसंद है, ओके, क्योंकि वो छेड़छाड़ कर देगा। तो उसको कम टेम्परेचर, अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम। तो कहने का मतलब एक तो पॉइंट ये है कि प्रेशर जो है, ठीक है, वो ज़्यादा रखना होगा, ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो रिएक्शन किस तरह जाएगी, फॉरवर्ड। और टेम्परेचर कम रखना होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक को टेम्परेचर नहीं पसंद, ठीक है, तब फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि हैबर प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हाई प्रेशर। इस रिएक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। बट टेम्परेचर इतना भी कम ना हो कि मतलब रिएक्शन इनिशिएशन तो हो जाए। मतलब लो टेम्परेचर का मतलब यहाँ ये है कि बहुत लो नहीं लेना होता है, ठीक है, वरना जो है रेट ही बहुत अफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, यहाँ एक चीज लिख लेना, टेम्परेचर। सर लिक्विफाइड हो जाएंगे गैसेस, क्या चीज, लिक्विफाइड हो जाएंगे। बहुत कम, मतलब कम का निगेटिव में थोड़ी ले रहे हैं हम, ये लिक्विफाई होती है निगेटिव टेम्परेचर पर। हम कम का बोल रहे हैं कि कम का मतलब रिएक्शन कंडीशन भी कहीं से कहीं 300-400 मतलब डिग्री सेल्सियस कंडीशन पर रहती ही है, ठीक है। सादा का मतलब ये होता है 1000-1500 डिग्री सेल्सियस आसपास, ठीक है। तो रिएक्शन को मॉडरेट टेम्परेचर पर रखेंगे सो दैट के रिएक्शन का रेट तो प्रॉपर हो, क्योंकि कम टेम्परेचर तो रेट स्पीड ही कम हो जाएगी ना। रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, इट शुडंट बी टू लो, ठीक है, वरना क्या होगा, रेट बहुत कम होगा, अदरवाइज रेट विल बी वेरी स्लो, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस के लिए ध्यान रखना है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। सेकंड, दैट इज बर्कलैंड आइड मेथड, आइड प्रोसेस। ये बेसिकली नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है, जिसके फर्स्ट स्टेप में N2 जो है O2 के साथ बढ़ाई जाती है, ठीक है, और बनाया जाता है 2NO गैस, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होती है ये भी क्या होती है, हमारी एक्सोथर्मिक होती है, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है, हमारा डेल्टा एन जी यहाँ पर 0 है, तो दैट मीन्स यहाँ कोई प्रेशर का इफेक्ट तो नहीं होने वाला है, तो दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। और टेम्परेचर क्या लेना होगा, मॉडरेट, ओके। ठीक है, ओके। तो यहीं तक रखते हैं, फिर आगे जो डिस्कशन है इसका वो अपन नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, ठीक है। वैसे जो इसके जो क्वेश्चंस हैं अपने, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस तुम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हो, मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो उसमें। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये देखना है अपना स्क्रीन पर ही। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो। सर ए। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाँ, अनफेवरेबल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12। 12 और 13 दोनों करो, 12 और 13 दोनों। ट्वेल्व का आंसर क्या रहा है? 12 का डी है, देखो प्रेशर डिफरेंस के बारे में। ये क्या है, यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट किस तरफ करनी है, हमें राइट में करनी है। तो राइट में अगर हम लोग को लेके जाना है तो वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे आएगी, क्योंकि वॉल्यूम रिएक्टेंट ज़्यादा कंपोनेंट है। टेम्परेचर का तो कोई आइडिया है नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा ये है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अगर मैंने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, अगर मैंने रिएक्टेंट अगर बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्टेंट को कम करने के लिए कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी तो शिफ्ट आगे करेगा। दैट इज रिएक्टेंट अगर बढ़ता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है ना, ठीक है। 13 देखो। सर ए। इस रिएक्शन में अगर देखें तो हीट रिलीज हो रही है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और कंपोनेंट कहाँ है, रिएक्टेंट में ज़्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, ठीक है। तो हायर प्रोडक्शन क्या चाहिए, SO3 का चाहिए, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ा के रखो सो दैट के वॉल्यूम की कम रिक्वायरमेंट हो तो रिएक्शन आगे जाएगी। दूसरा टेम्परेचर कम रखो, टेम्परेचर कम रखोगे तो एक्सोथर्मिक बुरा नहीं मानेगी, ठीक है। तो दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखने का, 14। A is false, A is incorrect, R is correct। उसने बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है लो पर फेवर करती है, ये तो गलत बोल रहा है। एंडोथर्मिक को तो टेम्परेचर चाहिए ना, वो तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे टेम्परेचर चाहिए। When a system disturbed by changing the temperature tends to itself the effect of change, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस तरह से एडजस्ट करता है कि ताकि अपने इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। ओके, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 हो गया या फिर 3rd हो गया, जो डेल्टा एन जी पर बेस्ड होते हैं। सर सी और ए। सी और ए। किसका सी है? सर थर्ड वाले का सी। 3rd वाले का सी है। एक बार देखना 3rd वाला, देखना जरा 3rd वाला देखो यार एक बार। और लोग ऋषभ आंसर करने गए 3rd वाले का। थर्ड वाले का आंसर है डी।
कि नहीं आया चीज? नो सर। एक बात समझो, रिएक्शन का डिस्टर्ब होना एक चीज है, ठीक है, बट हमने एक बात बोली थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही आ जाता ना जहां पहले था। वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को इस तरह से अरेंज करता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इस तरह से अरेंज करता है सो दैट के रेशो वही आ जाए जो पहले था। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ भी डिस्टर्ब करो तुम, प्रेशर डिस्टर्ब करो, वॉल्यूम डिस्टर्ब करो, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करो, वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा जिससे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही लिया है जो पहले था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी बदलता है, तभी तो वो एडजस्ट करता है। अगर बदल ही जाता तो फिर एडजस्ट क्यों करता? क्लियर है कि नहीं? दो चीजें हैं देखो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का डिस्टर्ब करना, ये इन्फ्लुएंस हो जाना, वो अलग चीज है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब कर जाती है इन चीजों की वजह से, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने बोला था ना कि कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट अपन इस रिएक्शन इस तरह से एडजस्ट करेगी कि जिससे कि वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को वापस से वही लिया है जो पहले था। क्लियर है? वो चाहे फॉरवर्ड में जाके करे, चाहे बैकवर्ड में जाके करे, कैसे भी जाके करे, रिएक्शन इस तरह से एडजस्ट करती है ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही आ जाए जो पहले था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 भी देखो, 1 उसमें क्या बोला है कि डबलिंग क्या कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होगा? अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं होता, जो होता है वो रिएक्शन के साथ होता है, ताकि रिएक्शन अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही लिया है जो पहले था। क्लियर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम। समझ पा रहे कि नहीं? यस सर, समझ गए। ठीक है, तो ये घुमा देता है क्वेश्चन में, रिएक्शन डिस्टर्ब होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, क्योंकि ली चैटेलियर तो यही बोल रहा है ना कि नलीफाई क्यों कर रहा है, इफेक्ट तो नलीफाई या एडजस्टमेंट क्यों कर रहा है वो, इसलिए ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेम ला सके। ओके, यस सर। ठीक है, Yes, तो इस पे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। हम लोग जो अगली क्लास जो भी रखेंगे ऑफलाइन में, ठीक है, वो पहले इसके ऊपर सारा डिस्कशन सब चीज करेंगे, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके।